जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे चंद वंश के इतिहास को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने अब तक बात की थी जो ये प्रयाग के समीप झूसी वाला स्थान है। ठीक है, जो प्रयाग के समीप क्या है, ये झूसी नामक स्थान है। यहाँ से सोमचंद आता है और ये आ कहाँ रहा था, तो ये बद्रीनाथ की यात्रा पे आ रहा था। ठीक है, यहाँ से इसको क्या होता है, रास्ते में यहाँ पे ये ब्रह्मदेव मिलता है और यहाँ से वो ये इस लोहाघाट नामक स्थान पे पहुँचता है। ठीक है, जहाँ पे किसका राज था, कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का राज था। दोस्तों, ये चंपावत का मैप है। इस चंपावत के अंतर्गत ही क्या करता है, सोमचंद क्या कर देता था, चंद वंश की स्थापना कर देता है। इसको कोतवाल छावनी क्या मिली थी, दहेज में मिली थी। लेकिन इस यहाँ पे जो ये चंपावत था, इस क्षेत्र पे क्या था, रावत राजाओं का अधिकार था। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो महारा और फड़त्याल दल थे उनको अपने साथ मिलाता है और किस तरीके से ये क्या करता है, अपने चंपावत में एक अपने राज्य की स्थापना कर देते, एक छोटे से साम्राज्य की स्थापना कर देता। कौन, सोमचंद। उसके बाद आत्मचंद को देखा हमने, पूर्णचंद को देखा, इंद्रचंद को देखा, वीणाचंद आया जो खसों से हार जाता है और 869 से 1065 या कहीं पे 1063 ये दिखाया गया है। यहाँ पे क्या रहता है, खसों का राज रहता है। तो इसके बाद की कहानी को हम अब शुरू करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लो, एक कहानी की तरह समझ में आएगा। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो वीरचंद था, वीरचंद का राज शुरू होता है 1065 से 1080 एडी तक क्या रहता है, ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अगर हम इसके कार्यकाल को ऐसे इतनी आसानी से ये कार्यकाल स्थापित नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था कि वीणाचंद क्या होता है, खस लोगों से हार जाता है और खस लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगभग 200 ईस्वी तक, 200 वर्षों तक राज करते हैं। ईस्वी तक नहीं, ठीक है, 200 सालों तक ये यहाँ पे क्या करते हैं, राज करते हैं। लेकिन जो खसों का जो राज था वो जनता के लिए अत्याचारी साबित होता है, जिससे क्या हो जाती है, जनता परेशान हो जाती है। अब जब जनता परेशान हो जाती है, प्रजा परेशान हो जाती है, तो प्रजा और अधिकारी मिलकर के क्या करते हैं, कोई अधिकारी था सोन खड़ायल, उस सोन खड़ायल के पास जाते हैं कि भाई जी अब तो आप ही बचा सकते हो हमको। ठीक है, सोन खड़ायल के नेतृत्व में कहते हैं कि भाई जी अब तो आप ही बचा सकते हो हमको, कैसे भी करके हमें फिर से क्या करना है कि कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना करना है। कुमाऊं में मतलब मुख्य रूप से चंपावत के इस क्षेत्र पे क्या करना है कि हमें चंद वंश की स्थापना करना है। अब इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि 200 वर्षों तक यहाँ पे चंदों का नामो निशान मिट चुका था। अगर आज हम जी रहे हैं और कोई 200 साल बाद बोले कि हमें आपका वंशज चाहिए, तो उसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो वही चीज़ थी। तो फिर वहाँ पे सोन खड़ायल को क्या होता है, खबर मिलती है कि संसार चंद, मैंने आपको बोला था कि सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद आया था, इंद्रचंद आया था, संसार चंद, सुदाचंद, हमीरचंद इस तरीके से आए थे। तो उनमें जो राजा था संसार चंद, उस संसार चंद का एक वंशज क्या है, जो वीरचंद के नाम से क्या है, नेपाल में रह रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सोन खड़ायल कहता है भाई प्रजा को, और प्रजा को कहता है कि अब तो बात बन गई। वो वहाँ नेपाल जाता है और महारा और फड़त्याल लोगों की सहायता से, की अगुवाई में क्या करता है, खसों पर आक्रमण करता है। तो ये महारा और जो फड़त्याल लोग थे, ये दो वही जातियां थी जिनके कारण, जिनके साथ के कारण सोमचंद क्या करता है, फिर रावत राजाओं के बीच में अपने को स्थापित करता है। ठीक है, तो सोन खड़ायल महारा और फड़त्याल लोगों की सहायता से क्या करता है, वीरचंद की अगुवाई में खस राजा शोपाल को हराता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि खसों के 200 साल राज को, ठीक है, किस चंद शासक ने समाप्त किया, तो वीरचंद ने समाप्त किया। किस खस राजा को हराया, तो शोपाल को हराया था। ठीक है, और 200 वर्षों के बाद फिर से क्या हो जाती है, चंद वंश की स्थापना हो जाती है। तो कोई अदर इतना बड़ा फैक्ट नहीं है राजा वीरचंद के बारे में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 200 सालों के बाद फिर से क्या कर दी थी, चंद वंश की स्थापना कर दी थी। अब बात आती है, फिर इसके बीच में अन्य जानकारी हमें खास इतनी प्राप्त नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आ जाता है नानकी चंद। ठीक है, उसका नानकी चंद के, दोस्तों इस नानकी चंद की भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु नानकी चंद के कार्यकाल में नेपाल शासक अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक चल ने कुमाऊं पर या उत्तराखंड पर आक्रमण के समय चंद शासक कौन था? तो उस समय चंद शासक कौन था? नानकी चंद था, जिसका कार्यकाल 1175 से 1195 तक रहता है। ठीक है, अब ये अशोक चल आता है, तो ये अशोक चल था कौन? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। दोस्तों, अशोक चल नेपाल का एक कुशल प्रशासक था, यानी जो उस समय नेपाल का जो शासक था वो कौन था? अशोक चल था, जिसका 1191 ईस्वी का उत्तराखंड पर जो क्या करता है 1191 ईस्वी में उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। अब हम कैसे मान लें कि ये उत्तराखंड पर 1191 में आक्रमण करता है? इसका कारण ये है कि ये 1191 में जो आक्रमण करता है, इस आक्रमण की जो जानकारी है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। कौन से त्रिशूल लेख से? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड पर किस मल्ल शासक ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन में अशोक चल था, काचल देव था, दो अन्य ऑप्शन थे। ठीक है, यूकेएसएससी ने किसी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। तो याद रखना ये आक्रमण पहले कब किया था, इसलिए तिथि याद होनी चाहिए कि 1191 में ये आक्रमण किया था। तो जो गोपेश्वर और 1209 ईस्वी का इसका बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। बाड़ाहाट कहाँ है? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो यानी उत्तरकाशी से इसका त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। तो देखो, यानी इसका राज 1209 तक तो यहाँ पर था। एक साइड गोपेश्वर चमोली में, दूसरा साइड बाड़ाहाट उत्तरकाशी, तो इस क्षेत्र पर फैला हुआ साम्राज्य था किसका? अशोक चल का। तो अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं पर जो थे चंद वंश और कुत्यूरी वंश दोनों साथ साथ राज कर रहे थे। ठीक है, कुमाऊं पर कौन राज कर रहे थे? चंद वंश और कुत्यूरी वंश दोनों राज कर रहे थे। ये कुत्यूरी आधा इस गढ़वाल क्षेत्र में भी फैले हुए थे, जबकि गढ़वाल पर परमार वंश का राज कर रहा था। जो गढ़वाल पर था वो किसका था? परमार वंश का राज था। ठीक है, अब ये तीन चीज़ आती हैं। देखो, चंद वंश, मैंने कहा कि कुमाऊं पर चंद और कुत्यूरी राज कर रहे थे, गढ़वाल पर परमार वंश राज कर रहा था। किसके टाइम पे? अशोक चल के आक्रमण के समय। अशोक चल ने आक्रमण कब किया? 1191 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो दोस्तों तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि उस समय चंद राजा, मैं पहले बता चुका हूँ कि उस समय जो चंद राजा था नानकी चंद, उस समय चंद शासक था। अगर कुत्यूरी शासक पूछे तो साधुवर देव या सुधावर देव कहीं पे लिखा गया है कि ये कौन था? कुत्यूरी शासक था। जबकि परमार शासक इस टाइम पे आनंद पाल परमार क्या था? शासक था। ठीक है, तो जब अशोक चल आक्रमण करता है तो ये तीन राजा क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये तीन क्या कर रहे थे? इन उत्तराखंड के क्षेत्र पर, अलग अलग क्षेत्रों पर राज कर रहे थे। अब मैंने कहा कि इसका 1191 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त होता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1191 ईस्वी का। ठीक है, तो दोस्तों जो 1191 ईस्वी का जो त्रिशूल लेख है, ये त्रिशूल लेख मैंने कहा आपको गोपेश्वर से प्राप्त होता है। ये है वो त्रिशूल। ठीक है, और ये है रुद्र महालय मंदिर। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर। तो दोस्तों जो ये त्रिशूल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में हुई थी। और किसने की थी? तो नाग शासक गणपति नाग ने की थी। आपको पता है कि जब आपने उत्तराखंड के इतिहास में नाग वंश पढ़ा होगा 6वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे उसके इस त्रिशूल लेख से 4 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन? स्कंद नाग, विभु नाग, गणपति नाग और सुनाग। इनमें से जो गणपति नाग था, नाग वंश का सबसे प्रतापी राजा रहता है, जो क्या करता है? यहाँ पे रुद्र महालय मंदिर का निर्माण कराता है और त्रिशूल स्थापित करता है। इसी त्रिशूल लेख पे अशोक चल ने भी क्या किया? अपना जो गणपति नाग के द्वारा किया गया था, इसी त्रिशूल लेख पे क्या करता है? अशोक चल के द्वारा भी क्या किया गया? अपने बारे में लिखा गया, अपने यश का वर्णन किया गया। ठीक है, स्थापित किसने किया था? नाग वंश के शासक गणपति नाग ने। तो यहां से ये जानकारी प्राप्त होती है। गोपेश्वर लेख के अनुसार अशोक चल, ठीक है, जो ये गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, ये क्या बताता है कि जो अशोक चल था वो गौड़ वंश का था और बैरात कुल व नेपाल दुलू का निवासी था। कहाँ का था? तो नेपाल के दुलू का निवासी था और बैरात कुल से संबंधित था ये अशोक चल। पुरुषोत्तम
सिंह के बौद्ध गया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजा बताया गया है। यानी पुरुषोत्तम सिंह ये माना जा सकता है कि सामंत रहा होगा यहाँ उत्तराखंड में, किसका, इस अशोक चल का सामंत रहा होगा पुरुषोत्तम सिंह। और इसने क्या कहा है कि जो कौन है, अशोक चल है, वो खस देश का राजा है। खस देश मतलब मैंने कहा खसों का आधिपत्य था, तो पुराने समय में जो कुमाऊं का ये क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था, खस देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो और क्योंकि ये प्रमाण हमें कौन देता है, बौद्ध गया का शिलालेख देता है, जो किसका है, पुरुषोत्तम सिंह का शिलालेख है। था वो अशोक चल क्या था कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था मतलब कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुई हैं, एक हुआ है हीनयान और दूसरा हुआ है महायान। जो हीनयान शाखा थी उसका जो संस्थापक था वो कौन था, महाकश्यप था। और जो महायान शाखा थी इसका जो संस्थापक होता है वो कौन था, इसका संस्थापक, तो इसका संस्थापक था वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। अब जो हीनयान शाखा थी उन्होंने क्या किया कि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया। जो 8 मार्ग दिखाए गए थे किसके द्वारा, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के द्वारा, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, इस तरीके से ही क्या थे, 8 बातें बताई गई थी जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इसका पालन किया हीनयान शाखा ने। जबकि महायान शाखा के संस्थापक मैंने कहा वो वसुमित्र थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान माना और नए नियम बनाए और पूरे विश्व में क्या किया, इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इसी महायान शाखा से संबंधित था कौन, अशोक चल। तो जो अशोक चल का राज था बाड़ाहाट उत्तर काशी से बैरात तक, बैरात यानी पश्चिमी नेपाल तक, वो शिवालिक श्रेणी तक विस्तृत था। किसका राज, अशोक चल का राज। ठीक है, तो यानी अशोक चल का जो राज था वो 3 चक्रों में विभक्त था। और ये 3 चक्र कौन कौन से थे, जो अशोक चल के राज के 3 चक्र थे, तो मैंने बोला पहला बैरात तक था, बैरात यानी पश्चिमी नेपाल तक था। ठीक है, दूसरा कामादेश यानी कुमाऊं पे था। और तीसरा केदार भूमि यानी जो ये गढ़वाल क्षेत्र था, इस क्षेत्र पे क्या था, राज था। ठीक है, अशोक चल के राज के जो 3 चक्रों में जो विभक्त थे वो कौन कौन थे, बैरात, कामादेश और केदार भूमि में विस्तृत था। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा कराचल देव है, कहीं पर कांचल देव लिखा गया है। तो ये कराचल देव का भी इतिहास समझ लो कि अशोक चल की मृत्यु के बाद क्या होता है, कराचल देव का अधिकार हुआ था। और इस कराचल देव के जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से प्राप्त होती है, जो कब का है, 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अशोक चल ने जो आक्रमण किया था प्रथम मल शासक 1191 में किया था, जबकि 1223 ईस्वी के आसपास आक्रमण करता है कौन, कांचल देव। बालेश्वर लेख, जो ये लेख है दोस्तों, इसमें 10 मांडलिक राजाओं की जानकारी मिलती है। 10 मांडलिक का अर्थ क्या है कि इसके 10 सामंतों की जानकारी मिलती है कि इसके 10 सामंत कौन कौन थे। ठीक है, और इन 10 सामंतों में से दोस्तों जो 3 सामंत थे वो चंद्रवंशीय थे। ठीक है, यानी जो 3 चंद्रवंश के जो 3 राजा हुए इस बीच में, वो क्या थे, इस मल वंश के या इन कांचल देव के क्या थे, सामंत थे। ठीक है, और मांडलिक का तात्पर्य मैं बता चुका हूं दोस्तों क्या होता है, सामंत होता है, जो क्या थे, कांचल देव के अधीन थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कांचल देव के अधीन कितने चंद्रवंशीय मांडलिक शासक हुए, तो 3 हुए। टोटल कितने मांडलिक राजा थे, तो 10 मांडलिक राजा थे। ठीक है, अब दुलु स्तंभ लेख में इसके पुत्र अशोक देव का नाम प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि दुलु स्तंभ लेख का संबंध किस वंश से है, तो मल वंश से है। इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो कराचल देव के पुत्र अशोक देव की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इतने टाइम के देखो 869 के बाद से 200 सालों के बाद वीरचंद बड़ी मुश्किल से स्थापित करता है। स्थापित के बाद फिर से अशोक चल और कराचल देव का यहाँ पे आधिपत्य रहता है। कहाँ, 1191। ठीक है, 1223। तो हो सकता है जो लोग थोहर चंद को, कुछ लोग मैंने आगे बताया था शुरू में कि थोहर चंद ने क्या किया था, चंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इतिहासकार बताए गए हैं टोटली। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखें एक बार। तो जो थोहर चंद था, यहाँ पे कुछ जो इतिहासकारों का मानना है कि थोहर चंद इस सारी जो अव्यवस्था थी उसको समाप्त करता है और फिर से एक अस्थायी चंद वंश की स्थापना करता है, जिसमें मैंने कहा था कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन है, थोहर चंद है। क्योंकि जो थोहर चंद था
उसने क्या किया था, इस पूरे साम्राज्य को जो अव्यवस्था थी उसको समाप्त करके फिर से एक सशक्त चंद वंश की स्थापना की थी। और चंद वंश का जो प्रथम स्वतंत्र चंद शासक था वो भी थोहर चंद को माना जाता है। इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल से प्राप्त होती है, जो 1813 ईस्वी में डुब्ल फ्रेजर ने चंद वंश की स्थापना थोहर चंद को माना है। ठीक है दोस्तों, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसकी है? फ्रांसिस हैमिल्टन की पुस्तक है, जिसके अनुसार थोहर चंद प्रयाग झूसी से आया था। ये भी वही है जहाँ से सोमचंद आया था। वो नेपाल नरेश के यहाँ नौकरी करता था, इसीलिए देखो थोहर चंद ये भी झूसी से आया था, वो भी झूसी से आया था। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इससे हमें इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं, जिससे इतिहासकारों में यहाँ पे क्या है, मतभेद है। ठीक है, अब हम त्रिलोक चंद की बात करें, यहाँ से हमें इतिहास थोड़ा सा ढंग से डीपली जो इतिहास देखने को मिलेगा वो भारती चंद से देखने को मिलेगा। लेकिन जिसके बाद जो 1296 से 1303 का जो राज रहता है, त्रिलोक चंद का एक छोटा सा शासन रहता है। जो त्रिलोक चंद था, चंद वंश का प्रथम शासक था, जिसने अपने साम्राज्य की सीमा चंपावत से बाहर स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम चंद शासक जिसने अपनी सीमा चंपावत से बाहर स्थापित की वो कौन था? तो वो त्रिलोक चंद था। ठीक है, तथा परमार वंश से सुरक्षा के लिए त्रिलोक चंद ने छकाता परगने पर अधिकार किया। और ये क्या करता है, छकाता परगना यानी नैनीताल के समीप वाला भाग का पर अधिकार करता है और भीमताल के किले का निर्माण कराया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमताल के किले का निर्माण किसने कराया? प्रथम चंद शासक जिसने चंपावत से बाहर कदम रखा, प्रथम चंद शासक जिसने छकाता परगने पर अधिकार किया। 12 मंडल क्षेत्र पर अधिकार करने वाला चंद वंश का प्रथम शासक भी त्रिलोक चंद था। तो देखो, मैंने कहा कि झूसी से आया था कौन? सोमचंद। यहाँ पे रावत राजाओं के बीच इस चंपावत क्षेत्र पे धीरे धीरे क्या करता है, अपने आधिपत्य जमाता है, लेकिन तब तक खुशों का आक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, त्रिलोक चंद प्रथम शासक था, वो क्या करता है, इस नैनीताल वाले क्षेत्र पर क्या करता है, पहली बार कदम रखता है और छकाता परगने को चंद वंश में मिलाता है, यानी ये क्षेत्र इसका हो जाता है। इसका कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि जो ये श्रीनगर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे परमार वंश के शासक राज कर रहे थे, या अब इसकी जो पश्चिमी सीमा है, इस क्षेत्र पे कौन राज कर रहे थे? गढ़वाल के परमार वंश राज कर रहा था। इनकी सुरक्षा के लिए ये क्या करता है, इस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर भीमताल के किले का निर्माण करता है। इसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये इस 12 मंडल वाले क्षेत्र पे भी अधिकार कर लेता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि चंपावत से बाहर निकलकर अपनी पश्चिमी दिशा में सीमाओं का विस्तार करने वाला जो चंद शासक था वो त्रिलोक चंद था। ठीक है, वो कौन था? वो चंद शासक था त्रिलोक चंद। दोस्तों, जो ये त्रिलोक चंद था ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। वंश पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन चंद शासक कौन था? किसके समकालीन? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। अब मैंने जहाँ पे तुम्हें मध्यकालीन भारत का इतिहास बताया है, वहाँ पे बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का राज रहता है वो 1296 से 1316 के बीच का कार्यकाल था। पद्मावती वाली कहानी आपने पढ़ी है। ठीक है, इसी अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। मलिक काफूर इसका गुलाम सेनापति था। ठीक है, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों? 1000 खंबा महल और अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। अगर आपको ये डीपली देखना है तो भारत का प्राचीन भारत का पूरा इतिहास बता चुका हूँ। मध्यकालीन भारत के इतिहास को आजकल हम कवर कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये थोड़ा बहुत समझ लो। तो दोस्तों, त्रिलोक चंद के पश्चात डमरू चंद, धर्मचंद और अभय चंद राजा बने, लेकिन इनका इतनी कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये हम बात करेंगे इसके बाद अभय चंद की। तो जो अभय चंद था, अभय चंद का राज रहता है 1344 से 1364 के बीच राज रहता है अभय चंद का। अभय चंद प्रथम शासक था दोस्तों, जिसकी जानकारी उसके अभिलेख से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम चंद शासक जिसकी जानकारी उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है वो कौन था? तो अभय चंद था। और ये जो इसका अभिलेख मिलता है वो हमें 1317 ईस्वी में राजा अभय चंद द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। यह अभिलेख कुमाऊनी भाषा में है।
ठीक है। जो अभय चंद का अभिलेख है वो क्या है, कुमाऊनी भाषा में है। दोस्तों अभय चंद का मानेश्वर नौला चंपावत से 1360 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। इस भित्ति अभिलेख की खोज किसने की, तो डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई। यानी अगर पूछा जाए कि मानेश्वर नौला चंपावत से अभय चंद के भित्ति लेख की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई थी। और राजा अभय चंद ने क्या किया था, पुत्र प्राप्ति की खुशी में ये अभिलेख खुदवाया था। ठीक है, पुत्र प्राप्ति की खुशी में अभय चंद ने क्या किया था, इस अभिलेख को खुदवाया था। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अभय चंद के समय कराचल अभियान किया था। जो अभय चंद था उसी के समय क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल अभियान कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है तुगलक वंश की स्थापना की थी, और तुगलक वंश का कार्यकाल आपको पता है 1320 से कब तक रहा, 14 से 14 तक रहा। ठीक है, इस कराचल अभियान में उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसमें हार गया था। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा सा देखें तो इसी को क्या कहा जाता है, पागल बादशाह, सनकी बादशाह, रक्त पिपासु, ठीक है, कहा जाता है। और मुख्य रूप से दीवान कोई एक विभाग था, कृषि से संबंधित था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगर इसको देखना है तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस अभय चंद के पश्चात फिर करमचंद गद्दी पर बैठता है। वह 1 वर्ष के राज के पश्चात मणिकोटी राजा के पास चला जाता है। जो ये अभय चंद था ये छोड़ छाड़ करके चला जाता है। अभय चंद का निकट संबंधी ज्ञानचंद था, जिसने अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध किया था। कहा जाता है कि जो अभय चंद था ये इसका जो श्राद्ध किया था वो ज्ञानचंद ने किया था। ठीक है, जो क्या था, इस अभय चंद का निकट संबंधी था। तो दोस्तों इसके बाद थोड़ा इतिहास आपको क्या मिलेगा, डीपली पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक सारा का सारा इतिहास क्या है, उथल पुथल से भरा है। अब हम बात करेंगे इसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद की।